नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। कोरोना से जंग जारी है, लेकिन ये जंग खत्म कब होगी अभी पता नहीं। इस बीच कोरोना के बाद होने वाली परेशानियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और खतरनाक भी। कोरोना के बाद ऐसे साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी है। कोरोना से ठीक हुए लोगों को ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है और महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 1500 मामले सामने आए हैं, तो दूसरे राज्य में भी ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 67 तक पहुंच गई है। सवाल है, आखिर बचाव कैसे हो? कोरोना संक्रमण से रिकवर होने वाले मरीज क्या सावधानी बरतें? एक्सपर्ट से ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर मोना देसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सदस्य हैं आईएमए की, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता जुड़ गए हैं जो कि डायरेक्टर हैं ईएनटी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं लोक बंधु अस्पताल के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर मोना आपसे ही है, क्योंकि एक जंग अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती, लेकिन दूसरी शुरुआत हो जाती है। लोगों को लगता है कि अगर वो कोविड से ठीक हो गए हैं तो सब कुछ अब ठीक हो गया है, लेकिन अब अगर एक छोटी सी भी लापरवाही उनकी तरफ से रही तो उनकी जान तक जा सकती है, जैसे केसेस हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस के। आपकी बात बहुत सही है। एक वैश्विक महामारी से हम मुश्किल से निकलते हैं। सेकेंड वेव हम लोगों ने देखा कि हमारे फर्स्ट वेव से भी ज्यादा घातक था, और अभी ये म्यूकोरमाइकोसिस कोई नया फंगल इन्फेक्शन नहीं है। पहले भी ये इन्फेक्शन बहुत था, लेकिन इस बार ये पोस्ट कोविड एरिया में, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि कोविड इन्फेक्शन से जिन लोगों को बचाया जाता है, उसके बाद ये जो ब्लैक फंगस आप बोलते हैं उसका इन्फेक्शन अभी थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। और उसके जो रीजंस है वो 3-4 ज्यादा रीजंस है। वो एक है कि अगर पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, माने शुगर की बीमारी हो, अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया गया इस कोविड के इन्फेक्शन के दरमियान, तो उन लोगों को ये म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन लगने का चांसेस, माने रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि अगर स्टेरॉइड थेरेपी उनको दी गई है और हाई डोज भी, और बहुत लंबे समय तक अगर वो स्टेरॉइड थेरेपी पेशेंट को दी जाती है, तो ये एक तरह से स्टेरॉइड एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, माने आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को निम्न करता है, थोड़ा दबाता है। तो उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके शरीर में जब रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है तो ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। और तीसरा है कि जब शरीर के अंदर अगर ऑक्सीजन जो दिया गया है और ऑक्सीजन की पाइप से या जो ह्यूमिडिफायर के पानी जो है उसमें अगर हाइजीन बराबर मेंटेन नहीं हुआ तो रिस्क ये म्यूकोरमाइकोसिस का बढ़ जाता है। इसलिए अगर ये सब चीजों का ध्यान रहे, क्योंकि ये सभी जो रीजंस है वो ऐसे रीजंस है जिसका हम लोग अच्छी तरह से अगर केयर करें तो हम ये म्यूकोरमाइकोसिस से डेफिनेटली पेशेंट को बचा सकते हैं। डॉक्टर अशोक, जिस बात का जिक्र डॉक्टर मोना कर रही हैं कि क्या ये माने कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें बहुत आसानी से जकड़ लेता है। दूसरा सवाल ये भी, क्योंकि जब कोविड से ठीक होकर इंसान आता है तो इम्यूनिटी वैसे भी वीक होती है, तो क्या इस दौरान किसी भी इंफेक्शन का प्रवेश करना शरीर में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है? देखिए, जब हम सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस की बात करते हैं तो वहां पे एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, या डायबिटीज है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो एक रिस्क फैक्टर था, इसलिए इंसिडेंस कम था। जब से कोविड आया है तो एक पेशेंट में मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं। जैसे आपने इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो गया वायरस की वजह से, आप अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में हैं, और आपकी सिचुएशन हॉस्पिटल में इतनी खराब है कि एट टाइम स्टेरॉइड देने पड़ेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई दफ़ा हाई डोज स्टेरॉइड की जरूरत नहीं, इवन लो डोज ऑफ स्टेरॉइड, उससे भी इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है। तो अगर मल्टीपल फैक्टर होंगे तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम खराब होगा और आप प्रोन हो जाएंगे।
हम पहले भी 10-15 पेशेंट्स पर ईयर देखते थे म्यूकरमाइकोसिस के, किंतु अब फॉर द लास्ट मे बी 3 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर मल्टीपल पेशेंट्स आ रहे हैं और सबको ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोन की है कि एज क्राइटेरिया नहीं है इवन यंग पेशेंट्स में जो नॉन डायबिटिक नहीं थे, जिन्होंने ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे जिनकी ब्लड शुगर्स बढ़ी, उनको म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। पर फिर भी एक सब आपके दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट थे कि अभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम अर्ली डायग्नोज कर लें तो ये मॉर्टेलिटी का कॉज नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर अजय शंकर, लेकिन क्योंकि ये जो खतरा है वो हम कह सकते हैं कि इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहले नाक तक पहुंचता है, नाक के बाद आंखों तक और आंखों से सीधे ब्रेन तक पहुंच जाता है और जिसमें मरीजों की जान तक चली जाती है। लेकिन सर हम ये कहें कि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर्स तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि बीमारी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन लोग अवेयर नहीं थे शायद इसको लेकर। नमस्कार। देखिए, ये म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब ये समझना पड़ेगा कि एक ये चीजें चूंकि कोविड के साथ जुड़ी हुई हैं, पोस्ट कोविड में हो रहा है या कोविड ठीक होने के बाद से काफी मरीज हमारे अस्पताल में 2-1 आए ऐसे कि जो कोविड से हम उनको आईसीयू से बाहर ले आए, प्राइवेट वार्ड में उनको रखा और उनकी अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे थे। अचानक उनके सिम्टम आए कि चेहरा कुछ काला हुआ और सूजन हुई, उनके दांत में दर्द हुआ और उसके बाद से फिर इफेक्ट बढ़ता गया और उसको फिर इलाज किया, बाद में उनकी डेथ भी हो गई। देखिए, ये चीज़ बेसिकली चिकित्सकों को देखने की ज़्यादा ज़रूरत है मरीजों के बजाय। म्यूकोरमाइकोसिस को जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे उनका स्टेरॉयड का डोज ऐसा दें। स्टेरॉयड जरूरी भी है, मतलब वो जान बचाने वाला भी है और जान लेने वाला भी है, तो दोनों चीज़ें हैं, बैलेंस्ड रखना होगा। बेसिकली इसके लिए हम ही लोगों को ध्यान रखना होगा कि चिकित्सक जो भी इलाज कर रहे हैं वो इस तरीके से करें और अर्ली उसका डायग्नोसिस बने। जैसे ही दिक्कत हो रही है शुरू, तुरंत डायग्नोसिस अगर बनने लगे और ये प्रचार प्रसार इस तरीके से हो कि शुगर उसका कंट्रोल होना चाहिए। अगर घर पे भी है तो स्टेरॉयड लोग खा रहे हैं, पहले दिन से ही खाने लग रहे हैं, कब खाना है ये सब डिसाइड हो, चिकित्सकीय परामर्श पे ही हो, तो हम इससे बच सकते हैं। एक नई तरीके की बीमारी आ रही है और उससे हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर मोना, लेकिन स्टेरॉइड्स जो दिए जाते हैं उससे जान बचाई जाती है, लेकिन अब जान भी जा रही है क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो दूरगामी होते हैं, बाद में हमें नजर आते हैं। आपकी बात बहुत सही है। हमारे यहाँ ऐसा होने लगा है कि लोग गूगल डॉक्टर्स हो गए हैं, खुद अपनी तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर ने अभी बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोविड के इन्फेक्शन में जो भी दवाइयां शुरू करते हो, प्लीज सेल्फ मेडिकेशन मत किया करिए। लेट द एक्सपर्ट्स डिसाइड अपॉन डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। माने कितने लंबे समय तक आपको स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत है और आपका क्या डोज रहेगा वो बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ याद रखनी है कि इस बार जिस तरह से कि कोरोना इन्फेक्शन लग रहा है, उस वक्त ऐसा देखा गया है कि आदमी का पहले शुगर एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन कोविड के इन्फेक्शन में उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक रिसर्च में माना गया है कि कोविड जो वायरस है वो इवन पैंक्रियाटिक सेल्स पे अफेक्ट करता है और इसीलिए हमारा जो ब्लड शुगर है वो पूरा हिल जाता है और शुगर बढ़ जाता है। इसलिए अगर पहले से जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके लिए ये कोविड इन्फेक्शन ज्यादा घातक है, क्योंकि एज इट इज शुगर आपका ज्यादा है और जो भी आप दवाइयां ले रहे हो वो नॉर्मल शुगर में काम करता है। लेकिन जब कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो ये शुगर का एकदम बहुत फास्ट राइज होता है, तो आपको ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है। कभी इंसुलिन इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं इन लोगों को एडमिट करके, और इस तरह से शुगर को मेंटेन करना पड़ता है। और एक चीज है कि जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं, ये स्टेरॉइड्स भी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें शुगर को बढ़ाता है। सो ये सब चीजें अगर हम देखें तो एक तरह से इकट्ठा होती है, और जब डायबिटीज होता है तब नेचुरली कोई भी इन्फेक्शन हो शरीर के अंदर तो जल्दी कंट्रोल में नहीं आता है। और इसीलिए जब ये फंगस लग जाता है, एज इट इज फंगल इन्फेक्शन बहुत टफ होता है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, न कि ओनली ये म्यूकोरमाइकोसिस, लेकिन कोई भी टाइप का
फंगल इन्फेक्शन हो, एक बार फंगल निमोनिया ऐसा कुछ होता है तो उसको क्लियर करने में हम डॉक्टर्स को बहुत दिक्कत आती है। तो ये जब कोविड का इन्फेक्शन हो और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जब कम हो गई हो, तो उस समय जब ये फंगल का इन्फेक्शन लगता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो जो पेशेंट है वो इसको कॉम्बैट करे और इससे बाहर निकले। डॉक्टर अशोक, लेकिन जब एक जो पोस्ट कोविड पेशेंट होता है, जब वो वापसी करता है, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, उसके बाद जब वो वापसी करता है, तो वैसे भी उसमें कमजोरी उससे फील होती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, थकावट लगती है बार बार। तो कैसे पहचान हो कि वाकई में उसे ये सब दिक्कतें हो रही है या फिर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है उससे? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोविड हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो गया। अब हम अगर सब पेशेंट्स देखें, हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए आज के हिसाब से। एक वो पेशेंट है जो लो रिस्क है, जिनको फंगस का इन्फेक्शन कम है। वो कौन पेशेंट है? जो घर में रहे, जो नॉन डायबिटिक नहीं थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, जिनको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट नहीं है, जिनको कैंसर नहीं है। ये जो पेशेंट्स हैं लो ग्रुप रहेंगे, इनके अंदर इंसिडेंस बहुत कम होगा। जो दूसरा पेशेंट का ग्रुप है वो हाई रिस्क पेशेंट है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट है अनकंट्रोल्ड, जिनमें कीटोएसिडोसिस हो गया, वो पेशेंट जो इम्यूनोसप्रेस्ड हो गए, वो पेशेंट जिनमें हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड चला, या जो पेशेंट वेंटिलेटर्स पे गए, ऑक्सीजन देते गए। ये सब पेशेंट उस कैटेगरी में आएंगे जो हाई रिस्क पेशेंट है। अगर हम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज इन पेशेंट की स्क्रीनिंग करें, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होगा, तो हम डे 1 पे डायग्नोज कर सकते हैं कि ये पेशेंट या तो म्यूकर माइकोसिस को प्रोन है या इनको म्यूकर माइकोसिस है। अगर हम इस कैटेगरी में देखें, देखिए कभी भी सर यहाँ पर एक इंटरवीन करना चाहूंगी। सर ये डिफरेंशिएट हम कैसे करें? अशोक जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये हम डिफरेंस कैसे करें, क्योंकि कई लोग तो होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे पता चले कि ये सिम्टम्स उनके अंदर आ चुके हैं? जी नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। एक हाई रिस्क ग्रुप आ गया ना, वो लो रिस्क में आ गए जी। जो हाई रिस्क पेशेंट है, हर पेशेंट को स्क्रीन करो। वी शुड मेक अ पॉलिसी कि हम स्क्रीन कर रहे हैं, और स्क्रीनिंग में कोई मुश्किल काम नहीं। अगर हम एक नेजल एंडोस्कोपी करें सबकी, सो वी कैन सी कि म्यूकोजल पैचेस विच इज ब्लैक वो नजर आएंगे, वो उनके हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं। जो होम आइसोलेशन, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा। होम आइसोलेशन, जिनको ऑक्सीजन भी दी गई, होम पे ठीक हो गए, अगर उनको अल्टर्ड स्मेल है, जैसे लॉस ऑफ स्मेल है या डिमिनिश स्मेल है, या उनके नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एज ए सिम्टम है, उन पेशेंट को स्क्रीन कर सकते हैं। या जिनके फेस पे पैरास्थीजिया, सेंसेशन कम हो गई, या आईज में कंजेशन हो गई, परसिस्टेंट हेडेक है, सो दे शुड कम फॉर स्क्रीनिंग। अगर स्क्रीनिंग में हमें लगे कि ये डाउटफुल म्यूकर है, सो दैट 10 मिनट्स के अंदर हम देख के बता सकते हैं कि ये प्रोन टू इन्फेक्शन है या नहीं है, तो उससे एक लार्जर पॉपुलेशन हम बचा सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, आप बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर अनूप निगम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आईएमए मध्य प्रदेश के। डॉक्टर अनूप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा अगला सवाल आपसे ही है सर, जो पोस्ट कोविड पेशेंट होता है, जब वो ठीक हो जाता है, तो आगे आने वाले वक्त में उसकी बॉडी पर किन किन पार्ट्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि अब तो हम ऐसे देख रहे हैं कि केसेस जो सामने आ रहे हैं वो पोस्ट कोविड पेशेंट में ही हो रहे हैं। ऐसे ये जो फंगल इन्फेक्शन हम देख रहे हैं वो। मैडम, आपने बिल्कुल सही पूछा। पोस्ट कोविड में जो नेजल, जैसा प्रीवियस डॉक्टर साहब ने बताया कि नेजल यदि है तो आपकी नेजल म्यूकोसा और ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसमें स्मेल लॉस और ये हो जाता है। यदि वो जॉ के अंदर चला गया, माउथ के अंदर, तो आपका जॉ पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है, और इवन आपको मैक्सिलोटॉमी, मैंडिलोटॉमी करना पड़ती है। वैसे सर थोड़ा सा सर रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी, अनूप जी थोड़ा पीछे होकर बैठ जाएंगे तो पूरा फ्रेम आपका आ पाएगा। हाँ जी जी सर बोलिए। ऑलराइट, जी जी बोलिए। हाँ, जैसा कि बताया है कि क्या क्या ऑर्गन पे आता है। अभी जो रिपोर्ट हो रहा है राजस्थान में और महाराष्ट्र में, उन्होंने केवल ईएनटी माने नाक कान गला और आंख पे ज्यादा रिपोर्ट करा है, और इसमें जो लोगों की आंखें जा रही है और वो हो रहा है, और जिनका लंग में इन्वॉल्वमेंट हो गया है, यदि अंदर पहुंच गया है, तो उनकी मोर्टेलिटी का वो हो जाता है कि मोर्टेलिटी होगी, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन
ऑलरेडी कोविड था, ऑलरेडी फाइब्रोसिस हो चुका है लंग का, तो वो पेशेंट का तो मोर्टिलिटी शॉर्ट हो जाती है। परंतु यदि आपका जॉज में गया है, माउथ में गया है, तो यहाँ पे वी कैन डू ऑन द सर्जिकल प्रोसीजर कि आपका वो कर दें। इवन आंख में भी है, तो यदि होता है तो यदि ऊपर का पार्ट है तो इन्यूक्लेशन करके भी आप आई बॉल को निकाल के वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर इट गिव्स ए इफेक्ट टू द होल अपर बॉडी ऑफ दिस थिंग, फेस पूरा वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और दिस ब्लैक कलर जो आता है, इट इज कलर ऑफ द उसका है फंगस का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्लैक फंगस। वो जो टिश्यू को नेक्रोस करता है, टिश्यू डैमेज हो जाती है और उसके कारण ये फंगस हो, तो दैट एरिया इज ब्लैक एंड दैट इज ओनली द वन क्लिनिकल डायग्नोसिस कि एनीवेयर द पोस्ट कोविड पेशेंट, हिस्ट्री ऑफ द ऑक्सीजनेशन, हिस्ट्री ऑफ द वेंटिलेटर ऑफ आईपैप, हिस्ट्री ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हिस्ट्री ऑफ द डायबिटिक, तो मान के चलना चाहिए कि दिस इज फंगस का हो गया है। दीज आर द प्री सिम्टम्स जिसको अपन वो बचा सकते हैं आप। बिल्कुल डॉक्टर अजय, लेकिन जैसे कोविड में तो हम बताते हैं कि घरेलू चीजें करके भी लोग ठीक हो जा रहे हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई घरेलू तरीका है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में भी जो दवाओं की शॉर्टेज है वो देखी जा रही है। डॉक्टर अजय नहीं, इसका कोई घरेलू ऐसा कोई इलाज नहीं आया है। हमारे अस्पताल में हम लोगों ने इसको ऐसा किया है कि पोस्ट कोविड वार्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हर अस्पताल पोस्ट कोविड वार्ड बनावे, और हम लोगों ने इसके लिए पोस्ट कोविड के लिए एक ऐसा किया है कि फीडबैक भी लेते हैं हम लोग हर मरीज से। जैसे हमारे यहाँ करीब 1000 मरीज भर्ती हुए हैं जो डिस्चार्ज होके गए, उनको हमारे यहाँ 5-6 लोगों की टीम है, लगातार उनसे बात कर रही है और उनसे पूछती है कि अब ठीक है या कोई उनको परेशानी है। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी वो बताते हैं तो हम उनको तुरंत कहते हैं कि आप अस्पताल में आइए, हमारे स्किन स्पेशलिस्ट और सारे लोग बैठे हुए हैं, तुरंत इसको रोकने की बात होगी। इसमें वही है कि जितनी जल्दी हम अर्ली डिटेक्शन कर लें, पता कर लें कि है क्या चीज। अगर कोई ऐसी चीज आ रही है जो होम आइसोलेशन में है, उनके लिए उतना खतरा नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लिया है या ऐसी चीजें नहीं है, तो उनको कम खतरा है। जो चीजें दिख रही हैं वो आईसीयू में है या बहुत दिनों तक जो पड़े हुए हैं ऑक्सीजन पे, और किस तरीके से बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि ऑक्सीजन में पानी की दिक्कत है, जो भी है वो समय के साथ अभी दिक्कत हो दूर की जाएगी। जो भी समय आ रहा है, रिसर्च हो रहा है, जो भी चीजें आएंगी वो दूर समय के साथ की जाएंगी। लेकिन जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस बन जाए, उसके लिए हर अस्पताल अपना पोस्ट कोविड वार्ड बनवावे। पोस्ट कोविड जो भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है उसमें एक ओपीडी जरूर चले कि जिसको भी जरूरत हो। कभी कभी ये घर पे बैठने से समझ में आने में, कई लोग तो ये कहते हैं दांत में दर्द होता रहा, आंख की मतलब आंख में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो घर पे बैठे रहे चूंकि नॉर्मल समझ रहे थे। जितनी जल्दी उसका डायग्नोसिस बन जाए और इलाज शुरू हो जाए वो अच्छा है। तो इसलिए पोस्ट कोविड वार्ड बने, पोस्ट कोविड ओपीडी चले, तो इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर मोना, 2 इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। एक तो ये कि जो डॉक्टर अजय शंकर बता रहे थे कि अगर वक्त पर डायग्नोज हो जाती हैं चीजें तो फिर हम उसे क्योर भी कर सकते हैं, सही वक्त पर इलाज भी मिल जाता है। दूसरा ये कि अगर सपोज कीजिए कि किसी को ये चीज हो गई है तो फिर उसका इलाज क्या है? डॉक्टर अजय ने बहुत सही बात करी कि अगर आप राइट टाइम आ जाते हो तो हम आपकी जिंदगी भी बचा सकते हैं। और एक चीज हमें ये समझनी है कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये नाक से अंदर एंटर होती है पैरानेजल साइनसिस से, फिर मुंह में भी होता है माने तलवे में और वहां जाता है। इट गोज इन द आईज ऑल्सो, आंखों में होता है, और फिर वो ब्रेन के अंदर माने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके मगज के अंदर जाता है और उसके बाद फंगल निमोनिया भी होता है। तो ये स्टेज वाइज है। आपका कितना सिवियर इलनेस है कि जितना आप लंबा खींचोगे ये फंगस ज्यादा स्प्रेड होगा। इससे जितना जल्दी आप आओगे डॉक्टर के पास उतनी ट्रीटमेंट आपकी जल्दी होगी। और इसमें ये होता है कि जहां भी डॉक्टर ये ब्लैकिश, जैसे हम लोग बोलते हैं कि डिस्चार्ज नाक से आ रहा है या मुंह में दांत में दर्द हो रहा है और तलवे पे आपको कुछ काला जैसा चिपका हुआ लगता है या व्हाइटिश कुछ लग रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए इन योर पोस्ट कोविड इलनेस टाइम। तो उस वक्त डॉक्टर ये जो पीस है उसका बायो जी
चलिए मैम, शायद कुछ उसका- प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए एक बार दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अनूप, लेकिन जैसे हम कई बीमारियों में देखते हैं कि एज फैक्टर भी मैटर करता है, तो क्या इसका भी, इस इन्फेक्शन का भी कुछ एज से रिलेशन है कि Yeah, इस पर्टिकुलर definitely, एज फैक्टर के लोग जैसे- ज्यादा ध्यान रखें? डेफिनेटली इसमें अपन कैन से प्लस 65 प्लस का यदि कोरोना है तो उसको कोमॉर्बिडिटी, चाहे वो हाइपरटेंसिव हो, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहा हो, तो ये कॉमन है कि इस एज में ज्यादा होगा। एंड वो मोस्टली थोड़ा सा ओल्डर एज लोग इग्नोरेंट होते हैं कि यार अभी मैं कोरोना से निपटा हूँ, ये काय के लिए कुछ नहीं, ये स्मॉल सिम्टम्स है, मैं आई विल ट्रीट, मैं अपने घर पे ठीक हो जाऊंगा। डेफिनेटली ये कार्टिकोस्टेरॉइड लेना, लंबे समय तक लेना, हायर डोज लेना, ऑक्सीजनेशन होना है नहीं होना, इसलिए वो फैक्टर को ध्यान नहीं रख पाते। तो हमें तो ये है कि इसका प्रचार प्रसार कोविड वार्ड में खूब करना चाहिए कि ये आप कोरोना से ठीक हो गए हैं, आपको हमने आपका फीवर और कोरोना को नेगेटिव कर दिया, परंतु यू हैव टू आपको अपने कोरोना से के होने वाले कॉम्प्लिकेशन को बचाना है। जैसे लंग फाइब्रोसिस भी एक वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है जो कि अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है, पर उसमें मोस्टली डेथ हो जाती है मॉर्टिलिटी होते। तो आपको ये जो जरूर प्रचार प्रसार आपको कोरोना वार्ड, कोरोना केयर सेंटर में करना पड़ेगा कि आप ठीक हो गए हैं, आप घर जाने के आइसोलेशन में हैं, आप घर जाएंगे, अपने फैमिली के साथ रहेंगे, पर यू हैव टू बी फॉर 3 वीक्स, आप जब तक कि आपकी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड बंद नहीं हो जाएगा, उसके बाद का उसका इफेक्ट, तब तक आपको यू हैव टू बी कॉशियस। तब तक आपको फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस तब तक नहीं, पर तब तक होने के चांसेस पूरे हैं। तो इसलिए वी हैव टू एडवर्टाइज इन द पोस्ट कोरोना वार्ड एंड दिस थिंग है। बिल्कुल, जिसका यानी हम लोग शायद अभी कि बहुत पोस्ट कोविड के बाद और भी ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।
ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम कर रहे हैं चर्चा कि कोरोना संक्रमण से रिकवर होने वाले लोग किन किन चीजों की सावधानियां बरतें और क्या क्या उन्हें ख्याल रखना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अशोक, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि ब्लैक फंगल का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट बताया जा रहा है वो आंखों पर और इसके साथ साथ नाक में और ब्रेन तक बताया जा रहा है। लेकिन सर, जब कोविड पेशेंट ठीक होकर आता है तो सबसे ज्यादा तो उसकी इम्यूनिटी ही वीक होती है। ऐसे हम बार बार कहते हैं हम कि योगा करिए आप और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए। तो सर, ये सब तो मुमकिन इतना हो नहीं पाता है, लेकिन हम खान पान का कैसे ध्यान रखें और क्या कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैम, आपका सवाल और एक पहला सवाल मैं दोनों को इकट्ठे कंबाइन करूंगा जी। सबसे इंपॉर्टेंट है एक नेजल हाइजीन। बेसिकली कि जब नाक में फंगस होता है तो इसमें क्रस्टिंग होगी बहुत ज्यादा और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम होगा। हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स, कि जुकाम हुआ नेजल ड्रॉप्स डाल दिए, वो नहीं करना। फंगस दो तरह से इफेक्ट करता है, एक तो डायरेक्ट स्प्रेड करेगा और दूसरा करेगा कि जो खून की नाड़ियां हैं उनके अंदर क्लॉटिंग कर देगा। अगर हम नेजल ड्रॉप्स यूज करेंगे तो उससे बीमारी बढ़ेगी। अगर आपको होम रेमेडी की आप बात कर रहे थे, अगर आपको होम रेमेडी करनी है, आप नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स नाक में डालें। आप जल नीति कर सकते हो, उसका दो एडवांटेज होंगे। एक तो जो क्रस्ट होंगे नोज में से वो साफ हो जाएंगे, फंगस की ग्रोथ कम हो जाएगी। नंबर 2, एक नेचर ने हमारे नोज में सिस्टम बनाया म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म, जिससे नोज खुद क्लीन होता है, उससे सीलिया रीजनरेट हो जाएंगे। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम आई की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आई की नहीं होती, ये नोज की एक पार्टीशन वॉल होती है जिसको लमाइना पेपरेशिया कहते हैं। अगर हमने फर्स्ट एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में वो फंगस देख ली, हम उसकी ब्रीच को रोक लेंगे, हम आई की इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। और दूसरा, अगर हो गया तो हम उस वॉल को निकाल के आई बचा सकते हैं। जो ब्रेन के अंदर फंगस जाता है वो आई के थ्रू जाता है। एक आर्टरी होती है जो आई को सप्लाई करती है, सेंट्रल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। अगर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में थ्रोम्बस हो जाए तो विजन जाएगी। अगर डिजीज ऑर्बिटल एपेक्स तक चली गई तब ही ब्रेन में जाएगी। हम सिर्फ 20% पेशेंट्स हैं जो ब्रेन फंगस से प्रेजेंट करेंगे। 80% पेशेंट नेजल सिम्टम पे होंगे, जिनमें ना तो विजन जाएगी ना ब्रेन में जाएगी और मोर्टेलिटी नहीं होगी। जो अनदर पेशेंट्स हैं जिसमें आई इन्वॉल्वमेंट हो गई, अगर आसपास के मसल इन्वॉल्व हैं तो सर्जिकली हम बचा सकते हैं, आई बचा लेंगे, विजन भी बचा लेंगे। किंतु अगर डायरेक्ट इन्वेजन आई का हो गया और हमने टाइमली इंटरवीन कर लिया तो ब्रेन की स्प्रेड बचाई जा सकती है। बस सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी एलर्जिक ड्रग्स और डीकंजेस्टेंट हमें अवॉइड करने हैं ताकि हम एक मीडिया ना बनाए फॉर फंगस टू ग्रो। डॉक्टर अजय, जिस बात का जिक्र डॉक्टर अशोक भी कर रहे हैं कि नेजल सिम्टम्स जो होते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं ये, तो इसमें क्या स्टीम लेना कारगर साबित होता है? स्टीम ले सकते हैं इसमें, उससे कुछ राहत मिलती है? हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन स्टीम लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपना इलाज ब्लैक फंगस के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने कोरोना के टाइम में किया है। कोरोना के टाइम में बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आए कि जिन्होंने स्टेरॉयड अपने आप बिना कुछ सोचे विचारे पहले दिन से ही खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, उनके पास मालूम है कि पूरा सेट एक मालूम है, व्हाट्सएप पे सब सारी चीजें उपलब्ध है, वो उससे लेकर शुरू कर देते हैं इलाज करना अपना, और उसका खामियाजा भी भुगतना है। जैसे स्टेरॉयड को पहले दिन नहीं लेना है, जब वायरस का ग्रोथ रुकता है तब लेता है। इसका प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए और अनलिमिटेड नहीं लेना है। ये होता है कि एक बार शुरू कर दिया उसके बाद से खाते ही जा रहे हैं लोग, ना उनको शुगर देखना है ना कुछ करना है, अपने आप करना है, और वो ठीक भी हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये ब्लैक फंगस की चीजें आ जाती हैं। इसमें बिल्कुल हम लोगों ने अपने अस्पताल में और कई जगहों पे ये कहा है कि डायरेक्ट टच बने रहे। जो भी हमारे पास से पोस्ट कोविड लोग हैं, वो ये चिकित्सकों की ही जिम्मेदारी है। इसमें बेसिकली ब्लैक फंगस को बचाने की जिम्मेदारी, म्यूकोरमाइकोसिस को बचाने की जिम्मेदारी केवल हम ही लोगों की है। हम ही लोग इसको बचा सकते हैं। ये डायरेक्ट टच करके, डायरेक्ट कांटेक्ट में रह के, मरीजों के कांटेक्ट में रहें, चाहे वो किसी भी तरीके से जो टेलीमेडिसिन का है या मोबाइल से फोन करके, ये किसी भी तरीके से। देखिए, दरअसल ये है मानव जाति का कीटाणुओं वर्सेस चल रहा है, मानव जाति वर्सेस कीटाणु।
वायरस हो, फंगल हो या बैक्टीरियल है, इसमें हम लोगों को जीतना है, उसका सबको मिलके इससे लड़ाई करेंगे तभी हम जीत सकते हैं। ब्लैक फंगस हो या कोरोना हो, और काफी कुछ हम हद तक निकल आए हैं, सेकेंड वेव से भी निकल आए हैं, इससे भी निकल आएंगे। लेकिन ये हम ही लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होगा कि कब उनको ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। जितनी जल्दी हम उसको डायग्नोसिस बना लेंगे, उतनी जल्दी इलाज में फायदा होगा और हम बचा पाएंगे। डॉक्टर अनूप, एक पोस्ट कोविड पेशेंट जो है अपने शरीर में किस तरीके के बदलाव वो देखे, तब उससे आप एडवाइस करेंगे कि वो डॉक्टर के पास जाए, उनसे चेकअप करवाए, उनसे एडवाइस ले। डॉक्टर अशोक, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही डॉक्टर अनूप तक। डॉक्टर अशोक, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी। देखिए जी, सबसे पहला सिम्टम होता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और नेजल डिस्चार्ज, जो पेशेंट सबसे पहले आएगा। जो सेकंड सिम्टम होगा वो होगा पैरास्थीजियाज ऑफ द फेस, कि फेस की सेंसेशन कम हो गई। थर्ड फेस होगा कि हेडेक रह रही है या लूजनिंग ऑफ टूथ। नेक्स्ट सिम्टम आएगा अ ब्लैक स्कार ऑन द पैलेट, हार्ड पैलेट के ऊपर ब्लैकिश निशान। उसके नेक्स्ट सिम्टम आएगा आई की रेडनेस, कीमोसिस ऑफ आई, या आईलिड का गिरना, या आंख का एक साइड को डेविएट हो जाना। अगर यहाँ तक भी अगर पेशेंट नहीं आता, उसके बाद सिम्टम आएंगे कि विजन का कम होना या डबल विजन हो जाना। अगर यहाँ तक भी नहीं हुआ है तब लॉस ऑफ विजन होगा, एंड इस स्टेज के बाद ब्रेन में फंगस जा सकती है। अगर हम टाइम स्पैन देखें तो मरीज के पास 20 दिन है, जबकि ऑब्वियस सिम्टम उसको नजर आ रहे हैं और ब्रेन में फंगस जाने के लिए। तो हमारे पास मेडिकल एडवाइस के लिए बहुत टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पैनिक रिएक्शन की नहीं जरूरत, हमें स्ट्रेस में नहीं रहना। हम टाइमली अगर पेशेंट को टाइमली मेडिकल एडवाइस मिल जाए, डॉक्टर के पास चले जाएं, तो हम डायग्नोज कर सकते हैं। अगर अर्ली, जैसे हमने यहाँ पे मोहाली में, चंडीगढ़ में हम यहाँ पे एक स्क्रीनिंग ओपीडी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पोस्ट कोविड पेशेंट्स को एनालाइज करेंगे। अगर हमें हाई रिस्क पेशेंट्स है, हम प्रोफिलैक्सिस म्यूकर की दे सकते हैं। तो उसके अंदर 80% पेशेंट बच के हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो जाएंगे जो हाई रिस्क होंगे। नंबर 2, सर्जिकल इंटरवेंशन और एंटी फंगल ड्रग्स, उससे हम काफ़ी अच्छा अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर मोना, लेकिन कितना वक्त तकरीबन बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है जब आप कोरोना से ठीक हो जाएं उसके बाद, कि ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं ब्लैक फंगस के शरीर में? ऐसा बोलते हैं कि 2 से 3 हफ्ते के बाद भी ये सिम्टम शुरू हो सकते हैं। सो आई थिंक एक बार आप कोरोना से एकदम मुक्त हो गए, 14 दिन का आपका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया, फिर उसके बाद 1 महीने तक जब तक आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल नहीं होती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है। और दूसरा, ये देखा गया है कि यूजुअली ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है वो डैम्प वेट एरिया में ज्यादा बनता है, तो आपको ऐसी जगह से दूर रहना है। अगर आप पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है उसमें आप साफ सफाई अच्छी रखेंगे, आपके आजू बाजू में हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। और जिस तरह से डॉक्टर अशोक और डॉक्टर अजय सर ने बोला, उस तरह से आपका फर्स्ट सिम्टम है, फर्स्ट चिन्ह जो दिखता है आपको, अगर आपको जैसे बोलते हैं स्वेलिंग ऑन द चिक है, या आपको स्मेलिंग फिर से चली जाती है, या टेस्ट ऑल्टर्ड होते हैं, या दांतों में दर्द होता है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आंख के जो अंदर का कोना है वहां थोड़ी सूजन है या डिमनेस ऑफ विजन है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और गेट योरसेल्फ चेक्ड अप। अगर आप चेक कराओगे कुछ नहीं है तो डॉक्टर आपको वापस भेजेंगे, लेकिन अगर ये फर्स्ट सिम्टम अगर हमने पकड़ लिया तो आपकी जान भी बच सकती है। डॉक्टर मोना, और खासतौर पर क्योंकि महिलाओं की तो इम्यूनिटी जो होती है वो वैसे भी वीक होती है इन कंपेयर टू मैन, तो उनको आप कुछ खास ऐसे एडवाइस देना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि जो लेडीज होते हैं वो एनीमिक भी बहुत होते हैं, तो पोस्ट कोविड एरिया में जो टाइम है जो उनका वो बोलते हैं कि कोई भी बीमारी के बाद हम जब अच्छे होते हैं तब यू हैव टू ईट ऑल न्यूट्रिशियस फूड। तो उसके साथ जैसे हम लोग यहाँ विटामिन सी, जिंक ये सब देते हैं, तो उसके साथ एक आयरन की गोली भी ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको थोड़े ब्लड टेस्ट कराने जरूरी होते हैं, उसके बाद यू कैन स्टार्ट दैट। बट
आयरन युक्त खुराक, विटामिन सी युक्त खुराक और हाई प्रोटीन डाइट एक औरत के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पोस्ट कोविड जो टाइम होता है तब औरतें फिर से अपने घर के काम में जुट जाती हैं। दे कैन नॉट स्लीप और टेक रेस्ट बिकॉज घर का पूरा बर्डन उनके ऊपर होता है। तो दे हैव टू बी मोर केयरफुल। और यूजुअली फीमेल्स अपने सिम्टम्स के लिए बहुत केयरलेस होती है। तो अगर ये कोई चिन्ह भी दिखे तो उनको तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर अजय, लेकिन अगर किसी को ये म्यूकरमाइकोसिस हो गया तो फिर इसका इलाज क्या है? क्योंकि हरियाणा का तो एग्जांपल हमने देखा कि वहां ऑपरेशन के जरिए सक्सेसफुल किया है इसे। डॉक्टर अजय, देखिए, एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद से म्यूकरमाइकोसिस के लिए हम लोग एडमिट करते हैं मरीजों को, और इसके लिए एक पूरा ग्रुप चाहिए। एक ग्रुप आप डॉक्टर होते हैं, ईएनटी सर्जन होंगे, आई सर्जन होंगे और न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन होगा, और किस स्टेज तक है ये मर्ज जो है ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, उसके आधार पे दवा दी जाती है। जैसा कि सर ने बहुत डिटेल में बताया है कि रूट उसका नोज से शुरू होता है, आई और ब्रेन तक जाता है। तो जितनी जल्दी हम उसको रोक लेंगे, मतलब नाक तक ही लिमिट रहे, मतलब हमारा दुश्मन जो है वो नाक से ब्रेन तक ना जाने पाए, नाक पे ही रुके और वहीं पे अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, हम इससे निश्चित रूप से जीत जाएंगे। लेकिन एक बार जब वो आंख पे पहुंच जाता है तो ब्लाइंडनेस हो जाता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है तो कोमा में पहुंच जाता है और फिर डेथ हो जाती है। तो ये जो रास्ता है इसको हमको रोकना ही पड़ेगा, और ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस पर हम उचित कदम उठाएं और सही तरीके से इलाज करके इसको ठीक करें। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, लेकिन ये तो हम बार बार बात कर रहे हैं जो पोस्ट कोविड पेशेंट होते हैं उनके लिए, लेकिन आमतौर पर अगर क्या ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आम इंसान में भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं अचानक से? क्योंकि पोस्ट कोविड जो पेशेंट होता है उसके फैमिली मेंबर्स तो उसे बार बार इसी बात के लिए फोर्स करते रहते हैं कि भाई अभी तुम ठीक होकर आए हो, अभी अपना बहुत ध्यान रखो, इम्यूनिटी तुम्हारी वीक होगी, तो वो तो फोकस रख सकता है, लेकिन आम इंसान क्या उसमें भी ये वायरस आ सकता है? आम इंसान में अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, वो पेशेंट जिनका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हो, वो पेशेंट जो हिमेटोलॉजिकल कैंसर से सफर कर रहे हो, उसमें भी म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। और ये बड़े सालों से देखा जा रहा है कि कुछ इंसिडेंट्स है और उनका भी मैनेजमेंट सेम है, उनका ट्रीटमेंट प्लान भी सेम है, सर्जिकल इंटरवेंशन भी सेम है। अगर हम इन सब बीमारियों में अगर हम फर्स्ट स्टेज पे कंट्रोल कर लें तो नेजल कैविटी में कंट्रोल होकर बहुत अच्छा हो जाएगा। आई के अंदर भी आई बचाई जा सकती है, किंतु अगर आई इन्वेजन हो गया तो आई निकालनी इसलिए जरूरी हो जाती है कि ब्रेन में फंगस ना आ जाए, डेथ रेट कम हो जाए। अगर हम प्री कोविड एरिया देखें, मतलब कोविड होने से पहले, तब 20% डेथ रेट था म्यूकरमाइकोसिस का, कि जितने पेशेंट्स हैं 20% डेथ्स होती थी, किंतु अर्ली इंटरवेंशन से 20% से डेथ रेट 7.5% तक कम हो गया था। सिमिलरली अगर हम कोविड में देखें और अगर हम सर्जरी और एंटी फंगल ड्रग्स को टाइमली कंबाइन करें और हम एक रैशनल करें कि कब एंटी फंगल शुरू करनी है, तो हमारा डेथ रेट बहुत कम हो जाएगा, मॉर्बिडिटी भी कम हो जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर अनूप, लेकिन ये टाइम ऐसा चल रहा है कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, घबराए हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, जो जैसा बता देता है वो वही करने को तैयार हो जाते हैं और इसी वजह से अपने मन मुताबिक वो मार्केट में भी चले जाते हैं, जो दवाइयां जो रिकमेंड करता है वो ले लेते हैं। तो ये भी खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए। मैडम ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर पेशेंट के यहाँ डॉक्टर का काफी भीड़ है, अप्रोच बहुत वो है, डॉक्टर भी थोड़ा स्केप होता है कि पोस्ट कोरोना पेशेंट है, मैं कहीं ट्रांसमिट नहीं हो जाऊं। वो एग्जामिनेशन डिस्टेंस से देखता है 2-3 फीट से, क्लिनिकली वो केवल हिस्ट्री से वो लेता है। यदि उसने नेजल एग्जामिनेशन और ये कुछ कर लिए और यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो केमिस्ट के पास जाता है। केमिस्ट क्या होता है कि आजकल का जो वो है, he can prescribe the more than the 20% of the patient, वो वहीं पर डिस्पेंस कर देता है। उसको मालूम है कि सामने वाला डॉक्टर एक एंटीबायोटिक लिखेगा, एक एंटी फंगल लिखेगा, एक पैरासिटामोल लिखेगा, एक ये लिखेगा। तो जनरली ऐसे कहते हैं कि आप ये ले लो 2 दिन और कल आके डॉक्टर साहब को दिखा देना। ये एक सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो जो बैठा है केमिस्ट, he doesn't know that what is the role of the antifungal, what is the use of the antibiotic, what is the role of the corticosteroid। मैंने ऐसे केसेस में लोगों ने कार्टिकोस्टेरॉइड भी देना शुरू कर दिया।
चाहे वो लोकली हो या ओरली हो। तो ये सबसे कि जो केमिस्ट लोग शॉप करने लग गए हैं, और उसमें गलती नहीं है उनकी, क्योंकि डॉक्टर्स के यहाँ काफी भीड़ है, काफी टाइम लगता है, और पेशेंट वीक और ये वो सब हो जाता है, तो कहता है कि मैं सामने वाले डॉक्टर से, केमिस्ट से दूर ले लेता हूँ और मैं हो जाता हूँ। तो दिस इज अननेसेसरी मेडिकेशन, और दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस म्यूकोरमाइकोसिस। बिल्कुल जी जी डॉक्टर अशोक, लेकिन क्योंकि कई हमने राज्यों में देखा कि इसे महामारी तक घोषित कर दिया गया है। कोविड में तो हमें पता है, क्योंकि पहली जो वेव आई थी उसमें ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता था इसका वायरस, और अब जो सेकंड वेव आई है उसमें बताया जा रहा है कि हवा में भी वायरस है और अलग अलग तरीके से ये फैल रहा है। लेकिन क्या अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है तो सामने वाला जो उसके साथ है उसको भी बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? क्या ये भी कम्युनिकेबल है? मैं आपका हाफ सवाल सुन पाया हूं। ये कम्युनिकेबल नहीं है, बिल्कुल भी कम्युनिकेबल नहीं है, किंतु हमें दो चीजों में डिफरेंशिएट करना होगा। इट इज नॉट ओनली पोस्ट कोविड, इवन कोविड पेशेंट्स को भी हमने देखा है। आज हमने केस ऑपरेट किया है जो कोविड पॉजिटिव था, म्यूकोरमाइकोसिस था। पोस्ट कोविड जो है वो 1 महीने तक हमने देखा एक पेशेंट जो पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस है। सो इसके अंदर कोई भी अभी तक डायरेक्ट जानकारी नहीं होगी, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा हमें ज़्यादा पता लगेगा। किंतु अगर कोविड पॉजिटिव भी है और हमें लगता है कि आई की तरफ फंगस जा चुका है, तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। हमें और प्रिकॉशंस लेके सर्जरी करनी होगी, और उसमें एक ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब एंटी फंगल शुरू करने हैं और कौन सा एंटी फंगल यूज़ करना है। बहुत एंटी फंगल मार्केट में है, जैसे आपने केमिस्ट की बात की, जो इररेशनल दिए जाते हैं, जो नहीं देने चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अजय, लेकिन कुछ ऐसे दवाई या फिर कुछ ऐसे आप नुस्खे बताना चाहें जिनका लोग घरों में रहकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नोज के थ्रू ये वायरस फैलता है, तो नोज का कैसे ध्यान रखें? क्योंकि स्टीम का बात कही कि स्टीम भी आप लोग ले सकते हैं, नेजल ड्रॉप जो है उसके लिए मना कर रहे हैं डॉक्टर्स। देखिए, ब्लैक फंगस के लिए, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए कृपया बिल्कुल इसके लिए ना करें कि वो घर पे इलाज करें। इसके लिए कतई नहीं कहा जाएगा कि कोई भी दवा केमिस्ट से मांगे या खुद घर पे रखी हुई दवाओं का प्रयोग करें। ये बहुत ही खतरनाक है। कुछ चीजों के लिए 2-4 दिन इंतजार किया जा सकता है, कुछ वायरल के लिए या मान लीजिए अगर कोई और बीमारी है उसके लिए 2-4 दिन आप इंतजार कर सकते हैं कि हम कुछ दवा खा के देख लें कि फीवर हम 2-1 दिन खा लें, अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। जैसे ही शुरू हो, नाक में कोई दिक्कत हो रही हो, भले वो नॉर्मल वायरस की डिजीज हो, कोई दिक्कत नहीं, नाक बह रहा हो, नाक में खुजली हो रही है या कोई चीज हो रहा है, तुरंत इसको पोस्ट कोविड वालों को, या कोविड में तो वो डॉक्टर के संपर्क में रहता है, लेकिन पोस्ट कोविड में वो डॉक्टर के संपर्क में नहीं रहता है। इसीलिए पोस्ट कोविड के लिए जैसे ही नाक में अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है, स्किन कुछ चेंज हो रहा है, अपने आप कोई दवा नहीं करनी है इसमें, ना तो कोई केमिस्ट से दवा करनी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे स्पेशलिस्ट को भी नहीं पता है। तो इसलिए सीधे जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है या जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, स्किन के हैं, ENT के हैं, आई जो भी लोग हैं, उनको ही दिखाना पड़ेगा और उसी से इसका फर्क पड़ेगा। अपने आप कोई किसी तरीके की कोई दवा इसमें प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती है, ना तो केमिस्ट के द्वारा, ना घर में रखा हुआ कोई भी। ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। अगर ये म्यूकोरमाइकोसिस हुआ तो इसको बचाना असंभव होगा। डॉक्टर मोना, क्योंकि आजकल वेदर भी चेंज हो रहा है, तो लोग थोड़ा ऐसा करते हैं कि अगर एसी में रह रहे हैं फिर बाहर जाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, तो हल्का फुल्का जुकाम वगैरह हो जाता है, कोल्ड भी हो जाता है, तो लोग ये समझ नहीं पाते कि असल में उनको दिक्कतें नाक के जरिए ब्रेन तक हो सकती हैं, आंखों तक हो सकती हैं, या म्यूकोरमाइकोसिस भी हो सकता है, तो वो भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। नहीं, वो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस में आपकी स्मेलिंग की जो बोलते हैं ना कि यू कांट स्मेल थिंग्स, आपको जो स्मेल आती है वो आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है। आपको नॉर्मल सर्दी हुई है, इसमें ऐसा नहीं होगा। दूसरा, एक बहुत अच्छा होता है कि जब कोविड आपको इन्फेक्शन लगता है कोरोना वायरस का, यू नेवर हैव रनिंग नोज, माने आपको नाक में से कभी भी पानी नहीं निकलेगा। जब भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगता है, नेजल कंजेशन होता है। नेजल कंजेशन माने आपके नाक बंद हो जाएगी लेकिन पानी नहीं टपकेगा। अगर पानी निकल रहा है समझो इट इज नॉट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। और जब म्यूकोरमाइकोसिस है
तब आपके नाक से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आता है या तो खून जैसा डिस्चार्ज आता है। सो ये बहुत डिफरेंशिएटिंग सिम्टम्स हैं। और अगर ये सब चीजें होती है तो यू हैव टू रश टू द डॉक्टर। और मैंने पहले भी बोला था कि कुछ भी हो जाए, आपको लगे कुछ अलग हो रहा है, आपको कोई भी चिन्ह दिख रहे हैं, तो डरे बगैर जाके डॉक्टर्स को बता दीजिए। अगर कुछ नहीं है, नॉर्मल इन्फेक्शन है, नॉर्मल वायरल राइनाइटिस है, तो आपको उसकी दवाई दे देंगे डॉक्टर। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में आपने इसका डायग्नोसिस किया तो आप अच्छी तरह से अच्छे हो सकते हो। अदरवाइज वो बोलते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद बहुत सारा डिब्रीडमेंट करना पड़ता है, माने ऑपरेशन में बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है और कभी कभी हम लोग अपनी जान भी गवा देते हैं। इसलिए जितना पहले आपको चिन्ह दिखे दौड़ो और डॉक्टर को बताइए। अगर कुछ नहीं है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम यूफोर, बट आई थिंक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। नो सेल्फ मेडिकेशन। बिल्कुल डॉक्टर अनूप, यानी कि जिस बात का जिक्र डॉक्टर मोना भी कर रही हैं कि अगर शुरुआत में डायग्नोज हो जाता है तो जल्दी चीजें ठीक हो जाती हैं, इसीलिए जब जो पोस्ट कोविड पेशेंट है उन्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल सही है कि पोस्ट कोविड को लगभग 1 महीने पोस्ट कोविड तक आपको होना है और आपको खुद को भी ऑब्जर्वर होना चाहिए कि मेरे को क्या नया सिम्टम्स क्या आ रहा है। चाहे मेरा मस्कुलर पेन है, चाहे मेरी नाक में से रनिंग नोज है, या कुछ ब्लैकिश कुछ निकल रहा है, या मेरे आंख लाल हो रही है, ये क्यों हो रही है। उसको कॉमन ये नहीं छोड़ दिया जाए कि मैं हवा में गया था या एसी का ब्लो मेरे पे आ गया इसलिए मेरे को ये हो रहा है, या मैं एसी में बैठी थी तो ठंडी हो गई। तो यदि इग्नोर कर रहे हैं तो वो अपन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एंड पोस्ट कोविड का लगभग एटलीस्ट आपकी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एंटीबायोटिक है, जो भी आपकी चल रही है वो बंद हो जाती है, एंटीवायरल ड्रग, उसका लगभग 1 महीने तक आपको यू हैव टू बी ऑब्जर्वर। यू आपको एक आइसोलेटेड प्लेस में और कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, योरसेल्फ एंड द फैमिली मेंबर्स, एंड समथिंग इज हैपनिंग। तो आप लाइटली नहीं लेना है, यू हैव टू रिपोर्ट यूर ट्रीटिंग पल्मोनरी physician or the chest physician, whatever the things, क्योंकि he is the best guide। और कोविड म्यूकर माइकोसिटिस के लिए, ब्लैक फंगस के लिए, दैट इज ओनली वन इज ENT सर्जन। ENT सर्जन जस्ट ही विल सी द नॉस्ट्रिल्स, दोनों नाक के नथुनों को देखेगा। यदि उसको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये डिजीज है तो ही विल गेट इट या तो उसको निकालने का कोशिश करेगा, बायोप्सी लेगा, या उसका KH स्टेनिंग के फंगस देखने की कोशिश करेगा वो। और यदि अर्ली डायग्नोसिस होता है, अपन हर बीमारी में कहें कि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। और यदि प्रोग्नोसिस बहुत खराब है तो वी हैव टू वरी अबाउट द प्रोग्नोसिस। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, लेकिन स्क्रीनिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो कराना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन फिजिकल फिटनेस की तो हम बात करते हैं बार बार, लेकिन ऐसी स्टेज में मेंटल फिट हम कैसे रहें? मैडम, किसी भी क्रॉनिक डिजीज पर्टिकुलरली कोविड को लेके इतना पैनिक रिएक्शन है कि मेंटल स्ट्रेस होगा ही होगा, और कभी भी मेंटल स्ट्रेस होगा आपकी बीमारी में रिकवरी डिले होगी। तो सोशल फैक्टर्स एंड मेंटल फैक्टर्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहते हैं, और खासकर कोविड के बाद। दूसरे जो आप कह रहे थे, अगर कोविड होने के बाद 1 महीने तक कोई भी सिम्टम हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, आप अपने फिजिशियन को जरूर कंसल्ट करें। चाहे नेजल डिस्चार्ज हुआ है या कोई भी सिम्टम है जो आपको लगता है नया है, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होगा, या तो आपका सिम्टम नॉर्मल निकल जाएगा, यू आर हैप्पी। अगर आप प्रॉब्लम में भी होंगे तो वो डायग्नोज हो जाएगा। सो कोई भी सिम्टम आफ्टर कोविड हम उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अशोक, लेकिन क्या इसके लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर दवाइयां भी हैं? क्योंकि मतलब टेस्ट वेस्ट तो है ही और स्क्रीनिंग तो कराना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या कोई अर्ली स्टेज पर हम कोई ऐसी मेडिसिन भी ले सकते हैं जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं? ऐसी दवाइयाँ म्यूकरमाइकोसिस में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो ड्यूरेशन की आप बात कर रहे थे,
72 आवर्स के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन म्यूकर कर सकता है, क्योंकि म्यूकर माइकोसिस एक अग्रेसिव डिजीज है। ये वेसल्स की थ्रोम्बोसिस बहुत जल्दी करता है। सो हमें सेल्फ मेडिकेशन 100% नहीं करना चाहिए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि अगर आप लोग कोविड से ठीक हो भी चुके हैं तभी भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। सावधानी बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना हो कहीं अगर थोड़ी सी भी आपने लापरवाही बरती या आपकी जान पर भी भारी पड़ सकती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, यहां रुकेंगे।